अभी हमने पिछली क्लास में कुछ एक्टिविटी परफॉर्म की थी और उन एक्टिविटी में मैंने 3 एक्टिविटी दिखाई थी और तीनों का जो रिजल्ट है वो ये है कि दो एक जैसे आवेश लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तथा दो विपरीत प्रकार के आवेश जैसे एक धनात्मक हो और दूसरा ऋणात्मक हो, वो दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि दो एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो विपरीत और एक जैसे दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक, दोनों धनावेश या दोनों ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट आया है ये किसके द्वारा आया है? ये दिया था बहुत महान वैज्ञानिक, बहुत एक्सपेरिमेंट किए और बेंजामिन फ्रैंकलिन जिनका नाम है, और उन्होंने बताया कि एक जैसे आवेश दोनों धनावेश और ऋणावेश हो वो प्रतिकर्षित करेंगे तथा विपरीत प्रकार के आवेश जैसे एक धनावेश हो एक ऋणावेश हो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण है, ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण है जो अभी हम देख रहे हैं, इन दोनों का मतलब है, आकर्षण प्रतिकर्षण का मतलब है एक बल लगाना, अर्थात वो दोनों ही आवेश एक दूसरे पर एक बल लगाते हैं। अब कितना बल लगाते हैं? इसके लिए एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम। 1736 से 1806, और इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और बहुत सारे प्रयोग करने के बाद एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन दिया, एक अपना लॉ दिया कि कितना बल लगाएंगे दोनों आवेश एक दूसरे पर, तो उसको हम बोलते हैं कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक, कूलॉम का नियम। कूलॉम्स लॉ। तो कूलम में दो बिंदु आवेश, तो जहां सबसे पहले एक शब्द आता है बिंदु आवेश। बिंदु आवेश मान लीजिए कोई दो आवेश मैंने लिए, एक आवेश Q1 है एक आवेश Q2 है, और ये कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। तो यदि इन दोनों आवेशों का साइज, आकार इस दूरी की तुलना में बहुत छोटा है तो हम इन आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं। तो जब दो आवेशों का आकार उनके
बीच की दूरी की तुलना में बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो उन्हें बिंदु आवेश कहा जाता है। उन्हें बिंदु आवेश कहा जाता है। तो कूलाम के नियम पर आते हैं। वैज्ञानिक कूलाम ने बताया कि जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 8 दूरी पर रखे हुए हैं तो वो एक दूसरे पर एक बल लगाएंगे, तो उस बल का परिमाण कितना होगा, इस परिमाण के बारे में कूलाम ने बताया। कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल अब ये बल जो दो बिंदु आवेशों के बीच लगेगा 3 बातों पर निर्भर करता है। तो कूलाम का बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, नंबर 1, दोनों आवेशों के गुणनफल के परिमाणों के गुणनफल के, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती। इसका अर्थ हुआ कि दोनों आवेशों का जो परिमाण होगा उनका हमें गुणा करना है, और वो गुणा जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा बल का मान होगा। दूसरा, सेकंड, दोनों आवेशों के केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और तीसरा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो जो ऊपर वाले दो स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों स्टेटमेंट बताते हैं बल के परिमाण के बारे में, और तीसरा स्टेटमेंट बताता है कि उस बल की दिशा क्या होगी। हम सभी जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है और उसमें परिमाण भी होता है, और परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत हमें पड़ती है। तो ये मान लीजिए दो आवेश हैं Q1 Q2, और दोनों एक दूसरे से 8 दूरी पर रखे हुए हैं। तब पहला वाला मैं ये नियम प्रयोग करता हूं, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 का परिमाण। मान लीजिए इन दोनों का परिमाण
नेगेटिव भी आता है तो हम यहाँ उस नेगेटिव साइन को नहीं लिखेंगे। और दूसरा, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऐसा लिखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल को। तो इन दोनों नियमों को मिलाने पर तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको मैं हटाऊंगा तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं स्मॉल k, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं इसको, नियतांक। और इस नियतांक का मान होता है k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं यदि इन दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम नहीं है, वैक्यूम है, तो हम क्या लिख देते हैं, वैक्यूम। और इस वैक्यूम को हम बार बार वैक्यूम ना लिखकर नॉट लिखेंगे। तो नॉट मतलब जीरो लिखेंगे, तो जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, तो वही इसका मीनिंग होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ऐसा हम लिखेंगे एप्सिलॉन वैक्यूम को। तो एप्सिलॉन वैक्यूम क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की या फ्री स्पेस मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। और इसका मान होता है, जब इसका मान वैज्ञानिकों ने ढूंढा तो इसका मान निकल कर आया 8.85 × 10⁻12। और इसका जो यूनिट होगा, जो मात्रक होगा, वो मात्रक क्या होगा, कोई रिलेशन देखिए, ये रिलेशन देखिए, k और एप्सिलॉन नॉट दोनों इनवर्सली रिलेटेड हैं। तो जो k का मात्रक होगा उसका उल्टा मात्रक होगा, इनवर्स होगा उसका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो आइए देखते हैं k का मात्रक क्या होगा। k का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो यदि मैं k को यहां ले आऊं और f को यहां ले आऊं तो वो मात्रक आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट का। तो मात्रक कितना होगा, k को मैं यहां लेकर आया तो f यहां आ जाएगा, तो कूलम स्क्वायर, ओके, कूलम स्क्वायर, और न्यूटन नीचे रहेगा -1 और मीटर -2। तो ये मात्रक रहेगा एप्सिलॉन नॉट का। इसके बाद जब हम इस एप्सिलॉन नॉट के मान को यहां रखेंगे और k का मान हम ढूंढेंगे तो k का मान निकल कर आता है 9 × 10⁹। रिमेंबर दिस नंबर, 9 × 10⁹। और इसका जो मात्रक होगा k का, वो इसका इनवर्स। तो उसको क्या लिखेंगे हम, न्यूटन मीटर पावर 2 और कूलम पावर -2। ओके, तो देखिए अभी हमने वैज्ञानिक कूलम ने जो अपना लॉ दिया, उस नियम, उस लॉ के बारे में अभी हमने सीखा कि किस तरह एक मैथमेटिकल रूप कूलम ने हमें दिया। तो ये जो कूलम थे, ये इनके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। ये कूलम का पूरा नाम चार्ल्स अगस्टिन डे कूलम था, 1736 to 1806। और ये एक कंट्री है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज कंट्री में एक फौज में इंजीनियर थे, एक आर्मी में इंजीनियर थे। तो आर्मी के इंजीनियर पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने इन आवेशों पर कार्य करना स्टार्ट किया। और ये इस बात में जुट गए, इस बात को ढूंढने में जुट गए कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान क्या होगा, कौन कौन से वो फैक्टर होंगे जिन पर बल का मान निर्भर करेगा। तो उन्होंने अपने अथक प्रयास, बहुत मेहनत के बाद एक निष्कर्ष निकाला, जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो इसका फॉर्म था F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R का पावर 2। और रिमेंबर इट, Q1 Q2 क्या है, ये दोनों आवेशों के परिमाणों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। और K का मान जब इन्होंने ढूंढा तो K का मान कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन वैक्यूम निर्वात, और जिसको हम बोल देते हैं 0 नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
और जब इसका मान हम निकालते हैं तो इसका मान हमारे पास आता है 9 × 10⁹ और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जो तीसरा पॉइंट था कूलम के नियम का, और तीसरा पॉइंट बताता है हमें दिशा के बारे में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है और इसमें दिशा की भी जरूरत होगी। तो अब हमारी आगे कोशिश रहेगी कि इस बल की दिशा को ढूंढना। तो उसके बाद हम आते हैं वेक्टर। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। तो इसके लिए मुझे कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए, और मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इस पर ये दो कोई आवेश हैं, मान लीजिए दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। बिंदु आवेश Q1 और Q2 है। Q1 का जो स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है, ये ओरिजिन है, वो है R1, और Q2 का स्थिति सदिश R2। Q2 का स्थिति सदिश R2। एक बार फिर से देखिए, दो आवेश है Q1 एंड Q2, और Q1 का स्थिति सदिश R1 है, Q2 का स्थिति सदिश R2 है। Q1 का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर R1, इसी तरह से Q2 का स्थिति सदिश R2, Q2 का स्थिति सदिश R2। अब कूलम के नियम के अनुसार Q1 एक Q2 पर बल लगाएगा और Q2 Q1 पर एक बल लगाएगा। तो हम बहुत सिंपल केस लेते हैं कि दोनों आवेशों का जो साइन है वो एक जैसा है, या तो दोनों ऋणावेश हैं या दोनों धनावेश हैं। तो मैं लेता हूं F12 का मतलब है आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल। इसी प्रकार F21 का क्या मतलब होगा, Q2 पर आवेश Q2 पर आवेश Q1 के द्वारा लगाया गया बल। आगे हम कुछ वेक्टर और लेते हैं। एक वेक्टर मैं ले रहा हूं R12। तो R12 का मान है Q1 से Q2 की तरफ सदिश, Q2 की तरफ विस्थापन सदिश, और R21 Q2 से Q1 की तरफ विस्थापन सदिश। तो देखिए, इसको चित्र में देखने की हम कोशिश करते हैं। Q1 से Q2 की तरफ ये जो सदिश होगा, इसको हमने क्या लिया है, R12। और अभी मैंने बताया कि दोनों आवेश एक जैसे हैं, तो Q1 पर जो Q2 बल लगाएगा, तो Q2 इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये दिशा होगा हमारा F12। और ऐसे ही इस Q2 पर बल लगाएगा Q1, तो Q1 क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो उसका जो दिशा होगा वो ये होगा F21। तो आइए बल को लिखने की हम कोशिश करते हैं। तो इस बल को मुझे लिखना है F12 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। हम क्या लिखते हैं जनरली, R स्क्वायर लिखते हैं। और अभी तक देखिए, ये एक अदिश राशि ही है। यदि ये वेक्टर भी होगा, विस्थापन वेक्टर भी होगा, तो इसका वर्ग इसको अदिश राशि में बदल देगा, स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी तक भी ये जो राइट हैंड साइड का क्वांटिटी है ये अदिश है, तो इसको हमें सदिश बनाना है। तो मैं यहाँ एक वेक्टर से, और कैसा वेक्टर, इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर, उससे मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा इसको सदिश बनाने के लिए। तो देखना
उस सदिश का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, जो डायरेक्शन F12 का है, और F12 का डायरेक्शन क्या है, ये। तो इस ओर को सदिश क्या होना चाहिए, R12 का डायरेक्शन ये है, तो R21 का डायरेक्शन ये होगा। तो मुझे यहाँ R21 कैप से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ भी मैं यदि R21 लिख दूं तो अब ये एक्सप्रेशन रहेगा वेक्टर रूप इसका। इसी तरह मुझे चाहिए F21, तो F21 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, और वही R², और यदि यहां भी हमें लिखना है तो R12। इस बार जो दिशा होगी देखिए फिर से मैं दिखाता हूं, F21 की दिशा ये है, तो जो मैं यूनिट वेक्टर से यहाँ गुना करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो क्या होगा, उसका दिशा ये होना चाहिए। और इस दिशा में कौन सा विस्थापन सदिश है, R12 कैप, तो R12, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये R21 जो यूनिट वेक्टर है कैसे जुड़े होते हैं, R12 एक यूनिट वेक्टर है, और इसको मुझे R21 की टर्म्स में लिखना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ, माइनस साइन। तो यहाँ माइनस साइन है, तथा ये दोनों परिमाण है, तब R12 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, R21 का स्क्वायर। तो इन दो एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, ये और ये दोनों बराबर हैं, परिमाण में बराबर है, लेकिन इन दोनों की जो दिशाएं हैं एक दूसरे के विपरीत है। तो इन दोनों की दिशाएं क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं F12 बराबर -F21, और ये याद आ रहा होगा आपको न्यूटन का तृतीय नियम, जो न्यूटन ने अपने 3 नियम दिए थे, ये तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। तो न्यूटन का तृतीय नियम, लॉ ऑफ एक्शन एंड, कि कूलम का नियम, जब दोनों आवेशों के बीच वैक्यूम होता है, जब दोनों आवेशों के बीच निर्वात होता है, खाली जगह होती है, फ्री स्पेस होता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि कूलम का नियम क्या होगा, जब दोनों आवेशों के बीच एक माध्यम उपस्थित है। तो दो आवेश रखे हुए हैं और दोनों आवेशों के बीच एक माध्यम है, Q1 Q2, एक परावैद्युत रखा हुआ है यहां पर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पदार्थ यहां पर रखा हुआ है। तो तब इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान उस मान से कम होगा जब यहां वैक्यूम होता। यदि यहां इन दोनों आवेशों के बीच निर्वात होता तो तब बल का मान सबसे अधिक होगा, और अब कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो इसका मान बदल जाता है। जैसा हमने गुरुत्वाकर्षण बल में देखा था कि यदि दो द्रव्यमानों के बीच कोई माध्यम आ जाए तो उस बल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वैद्युत बल पर फर्क पड़ जाता है, वैद्युत बल बदल जाता है, वैद्युत बल का मान कम हो जाता है। तो तब M बराबर क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R क्या है यहाँ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की दूरी। तो ये नॉट कब आता है, जब यहाँ वैक्यूम हो, लेकिन कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो यहाँ आ जाता है एप्सिलॉन, यहाँ क्या आ जाता है एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन क्या है, पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ पदार्थ की विद्युतशीलता, परावैद्युत पदार्थ की विद्युतशीलता। तो अब हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्या आ जाता है यहाँ पर के, और Q1 Q2 अपॉन R, सॉरी दिस इज R² एंड दिस इज R², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो जहां हमने क्या लिखा है, एप्सिलॉन नॉट इनटू के बराबर एप्सिलॉन, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट को मैं नीचे लेकर आऊंगा, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, तो
तो K बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस K को बोलते हैं हम परावैद्युतांक, माध्यम का, पदार्थ का परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक। और इसका क्या मात्रक होगा, क्योंकि जो एप्सिलॉन का मात्रक होगा वही एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा, तो K का कोई मात्रक नहीं होता। तो K का मान अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। जैसे K का मान पानी या जल के लिए होता है 80। तो यहाँ आपके लिए एक प्रॉब्लम है, एक प्रश्न मैं लिखता हूं, होमवर्क रहेगा तो आपका, पानी या जल का परावैद्युतांक का मान 80 है, तो पानी की विद्युतशीलता का मान ज्ञात कीजिए। विद्युतशीलता का मान ज्ञात करो। एप्सिलॉन निर्वात का मान होगा 8.85 × 10⁻⁻12। तो आपको करना क्या है, पानी के परावैद्युतांक का मान 80 है, तो क्या करना, पानी की विद्युतशीलता का मान निकालना है। तो पानी की विद्युतशीलता एप्सिलॉन वाटर, ये आपका होगा।